आपको याद होगा, अब से कुछ रोज पहले बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी वारदात हुई थी। एक हॉस्पिटल के अंदर घुसकर कुछ लोगों ने हॉस्पिटल की जो डायरेक्टर है, जिनका नाम सुरभि राज था, उनको ताबड़तोड़ गोलियां मारी थी और बहुत करीब से उनको 5 से 6 गोलियां मारी गई। इस घटना में उनकी मौत हो गई थी। यानी यह मामला हत्या का था और खबर ऐसी थी, अस्पताल में घुसकर अपराधियों का इस तरह से हमला करना और एक हॉस्पिटल की डायरेक्टर का कत्ल कर देना, उनकी जान ले लेना, पूरे पटना में और पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। एक तरह से देखा जाए तो समाज से लेकर सियासी हलके तक में भूचाल आ गया। अब उस मामले का खुलासा हो चुका है। इस मामले का इन्वेस्टिगेशन जैसा भी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले इस मामले में कातिलों ने जिस तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, वो अद्भुत है। पटना पुलिस कैसे इस मामले के कातिलों तक पहुंची, कौन है असली कातिल, कातिलों ने कैसे पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, आज एक एक बारीक बात मैं आपको बताऊंगा। और ये स्टोरी अपने आप में आई ओपनिंग स्टोरी है। कानून का मजाक और कानून को अपनी जेब में समझने की जो गलतफहमी है, उस तरफ ये स्टोरी इशारा करती है, उसका ये सबूत है ये स्टोरी। तो आइए शुरुआत करते हैं और जल्दी से आपको पूरा वाकया, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे। 22 मार्च शनिवार का दिन था। पटना में एक जगह है अगम कुआं, और अगम कुआं में एक हॉस्पिटल है, एशिया हॉस्पिटल। कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, छोटा मोटा अस्पताल है। इसी अस्पताल के अंदर जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज हैं, तकरीबन 15 से 20 एम्प्लॉयज, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग कराने के लिए एक बड़े नामी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दी। ट्रेनिंग के बाद वो जो एक्सपर्ट्स थे वो वहाँ से डिपार्ट करके चले गए। ट्रेनिंग लेने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहीं पर खड़े होकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे, हंसी मजाक करने लगे, जैसा कि आमतौर पर होता है। किसी भी गैदरिंग के खत्म होने के बाद हम लोग अनऑफिशियली हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, हर दफ्तर में होता है। तो वहाँ भी ऐसा ही चल रहा था। तो लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। इसी बीच किसी ने ये कहा कि यार इतनी ज़ोर से हंस रहे हो, बगल में सुरभि मैम का चैम्बर है, देख लो कहीं ऐसा ना हो कि वो बैठी हुई हो और हम लोग चिल्ला रहे हो। तो जब एक एम्प्लॉय ने, जब एक स्टाफ ने इस तरह की बात कही, तो फिर एक दूसरे स्टाफ ने सोचा कि हाँ, एक बार देख लेते हैं कि कहीं चैम्बर में मैडम बैठी तो नहीं है। अब जाहिर है हॉस्पिटल की डायरेक्टर अगर बगल में बैठी हुई हो अपने चैम्बर में और बगल में ही सारे लोग शोर मचाने लगे, तो वो बड़ा ही अजीब सा लगता है, अनप्रोफेशनल टाइप का। तो एक एम्प्लॉय आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सुरभि राज के चैम्बर का दरवाज़ा खोलकर अंदर उसने झांकने की कोशिश की कि मैडम बैठी है या नहीं है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर वो ठिठक गया। वो चीखता हुआ बाहर आया, बोला कि अरे सुरभि मैम तो ज़मीन पे गिरी हुई हैं और खून बिखरा हुआ है, उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो लोगों को लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब हॉस्पिटल की डायरेक्टर हॉस्पिटल के चैम्बर के अंदर खून से लथपथ गिरी हुई हैं और मतलब रिएक्ट नहीं कर रही हैं। लोग घबरा गए। पूरे अस्पताल में जो है वो शोर मच गया। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग से लेकर सारे डिपार्टमेंट के लोग, डॉक्टर, नर्स सभी भागे आए। तो शुरू में जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, हॉस्पिटल के स्टाफ, उनमें से किसी ने ये कहा कि मैम को खून की उल्टी हो रही है, तो इनको तुरंत जो है वो आईसीयू में शिफ्ट करो, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। अब जब ये कहा गया तो जो भी स्टाफ थे, नर्सेज और वार्ड बॉय वगैरह, उन सारे लोगों ने मिलकर सुरभि राज को सहारा दिया और हॉस्पिटल का आईसीयू तक लेकर गए। आईसीयू में जब डॉक्टर्स उनकी जाँच करने लगे और स्पेशली जब उनके बॉडी का एक्सरे किया गया प्लस बॉडी का जब मुआयना किया गया, तो उसमें ढेर सारे वुंड्स नजर आए। और ये मामूली वुंड्स नहीं थे, मामूली चोट नहीं थे, बल्कि गोलियों के निशान थे, जो जिस्म में पैवस्त होने के वक्त गोलियों के निशान जिस्म में छूट गए थे, छेद हो गए थे और उनसे ब्लड निकल रहा था। तो ये सीधा सीधा मामला जो है फायरिंग का था, अटेम्प्ट टू मर्डर का था। अटेम्प्ट टू मर्डर का इसलिए था क्योंकि तब तक सुरभि राज की सांसें चल रही थी, लेकिन उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी क्योंकि बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका था। और जिन बुलेट्स ने, जिन गोलियों ने शरीर को हिट किया था, उनमें से कई सारे बुलेट्स ऐसे थे जिन्होंने शरीर के अंदरूनी जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स, उनको जख्मी कर दिया था, छलनी कर दिया था। तो उनकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा खतरा था। इस खतरे को देखते हुए वहाँ जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि यहाँ तो ट्रीट नहीं हो सकता, इनको फ़ौरन किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। अपने ही अस्पताल से डॉक्टर सुरभि राज को किसी तरह से लोग लेकर गए पटना के एम्स, जिसकी दूरी तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। उनको एम्स ले जाया गया और वहाँ उनको बेटर मेडिकल अटेंशन के लिए जो है डॉक्टरों के हवाले किया गया। इधर अस्पताल के किसी स्टाफ ने हॉस्पिटल में जो
सफाई कर्मी है एक महिला, उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मैडम को खून की उल्टी हो रही थी, तो उन्होंने अपने चेंबर में खून की उल्टी की है, बहुत सारा खून बिखरा हुआ है, तो एक बार प्लीज़ तुम चली आओ और आकर ज़रा सफाई कर दो, खून वगैरह साफ़ कर दो। वो महिला फर्स्ट हाफ में कामकाज निपटा के दोपहर को लंच के लिए अपने घर गई थी, सफाई कर्मी। उसको जब हॉस्पिटल से इस तरह का फ़ोन आया तो वो भी घबरा गई कि अरे मैडम को क्या हो गया, डायरेक्टर मैडम है, कोई मजाक नहीं है। तो वो भागी भागी आई सारा घर का कामकाज छोड़कर, उसने देखा कि वाकई मैडम के कमरे में खून ही खून है। तो उसने फिर बाल्टी ली, पोछा लिया और पूरे कमरे की अच्छी तरह से सफाई कर दी। सफाई करते करते उसको एक गोली का खोल भी मिला, और वो जो लेडी थी सफाई कर्मी, वो इतनी मासूम, इतनी इनोसेंट कि उसको उस गोली के खोल को देखकर ये समझ में तक नहीं आया कि ये गोली का खोल जो है ये बेसिकली एम्प्टी कार्टिज है, यानी बुलेट का जो पिछला हिस्सा है वो है। उसे ये समझ में ही नहीं आया। उसने उस गोली के खोल पे जो खून लगा हुआ था उसे भी अच्छी तरह से पोंछ दिया और उस खोल को बड़े करीने से सफाई से टेबल के ऊपर रख दिया। बाद में हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ्स जो इस सारी चीज़ को सुपरवाइज़ कर रहे थे, उन्होंने उस महिला से बातचीत की, तो महिला ने बताया कि सर ये देखिए एक टुकड़ा मिला है, पता नहीं क्या चीज़ है, तो मैंने तो यहाँ रख दिया था, आप ले लीजिए। तो उस सीनियर स्टाफ ने उस गोली के एम्प्टी कार्टिज को अपने कब्जे में ले लिया, रिसीव कर लिया। इसके बाद इस तरह से देखा जाए तो जहाँ पर गोली चली जिस कमरे में, उस कमरे में खून के सारे धब्बे मिटा दिए गए, साफ़ कर दिए गए और एक तरह से सारे सबूत जो है वो मिटा दिए गए। उधर सुरभि राज को, जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्स पहुंचा दिया गया था। एम्स में उनकी हालत बिगड़ी और उनकी जान चली गई। पता चला कि उनको 6 गोलियां मारी गई थी, जिनमें से शायद 5 उनके शरीर में लगी और कुछ गोलियां अंदर रह गई और कुछ एक शरीर को छेदती हुई बाहर भी निकल गई। तो एक तरह से देखा जाए तो सुरभि राज को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, क्योंकि किसी भी डॉक्टर का चेंबर बहुत बड़ा तो होता नहीं है और बिल्कुल क्लोज रेंज से गोलियां मारी गई थी। अब पुलिस को इस घटना की जानकारी तकरीबन 2 घंटे बाद मिली, यानी 2:30 बजे की यह घटना है और पुलिस को जानकारी मिली शाम के 4:30 बजे। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद जब पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का हाल देखा तो पुलिस का दिमाग घूम गया। सीन ऑफ क्राइम को बिल्कुल धो पोंछ करके साफ कर दिया गया था, जबकि ये वो जगह होती है जिसको प्रिजर्व करना अल्टीमेट प्रायोरिटी है किसी भी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये हर शहरी, हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो सीन ऑफ क्राइम को किसी भी तरह से छेड़छाड़ न करे, डिस्टॉर्ट न करे। लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो प्रोफेशनल लोग हैं, हॉस्पिटल है तो वहाँ पहले भी मरीज आते होंगे, किसी को चोट लगती होगी, कोई गोली का शिकार होकर ही आता होगा, तो उसके साथ डील करने का एक तरीका होता है। सीन ऑफ क्राइम को इस तरह से बिगाड़ा नहीं जाता। पुलिस जब पहुंची तो पुलिस ने देखा सीन ऑफ क्राइम पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। हॉस्पिटल के स्टाफ्स ने ही जो गोली के खोल बटोरे थे, 6 गोली के खोल पुलिस वालों के हवाले किए। पुलिस ने वो रिसीव किए। पुलिस खफा भी हुई, नाराज़ भी हुई और पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू की। सबसे पहले पता किया कि भाई जिनको गोली लगी है और जिनकी मौत हो गई, सुरभि राज, उनके पति कहाँ हैं। तो पता चला कि उनके पति का नाम राकेश रोशन है। वो हॉस्पिटल में थोड़ी देर पहले तक थे जब सुरभि राज पर हमला हुआ, उसके थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर वो हमले से कुछ देर पहले यहाँ से चले गए थे। अभी कहाँ हैं उनके बारे में नहीं पता है। तब तक सुरभि राज के जो पिता है वो भी आ गए। उन्होंने ये बताया कि मुझे मेरे दामाद राकेश रोशन ने फ़ोन किया था और ये बताया था कि आपकी बेटी जो है वो गिर गई है, उनको चोट आई है। लेकिन अब मुझे ये पता चला कि मेरी बेटी गिरी नहीं है, बल्कि उसे गोली लगी है और अब तो ये पता चल रहा है कि मेरी बेटी अब जिंदा भी नहीं है। तो दामाद राकेश रोशन ने अपने ससुर को सही बात नहीं बताई। अच्छा, ये हो सकता है कि शायद दामाद को ये लग रहा हो कि ससुर को अगर मैं बता दूंगा एक बार में ही कि आपकी बेटी को कोई मर्डर करके चला गया हॉस्पिटल के अंदर, तो शायद वो घबरा जाए, बुजुर्ग आदमी है, तो इसलिए हो सकता है एहतियातन राकेश रोशन ने ये बातें अपने ससुर को न बताई हो। तो ये भी एक पहलू है। लेकिन जब पुलिस इस मामले की जांच करने लगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीन ऑफ क्राइम से पुलिस को ज़्यादा तो लीड नहीं मिले, बल्कि सीन ऑफ क्राइम को बिगाड़ने के सबूत मिले। सीसीटीवी कैमरों की पुलिस जांच करने लगी तो पुलिस ये हैरान हुई देखकर कि हॉस्पिटल के आधे से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जो है उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, डिफंक्ट थे। एक आध कैमरा कहीं काम कर रहा था आउटर पोर्शन में, बाहर की तरफ। पुलिस को यहाँ पर भी एक झटका सा लगा। पुलिस को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीसीटीवी कैमरे भी खराब हो, खून के सारे धब्बे मिटा दिए जाएं, बगल के कमरे में ट्रेनिंग चल रही हो जहाँ 15 से 20 लोग मौजूद हो, वहाँ कोई 6-6 गोलियाँ चलने की आवाज़ न सुन पाए, यहाँ तक कि कोई कातिल को आता हुआ भी न देखे, कोई हॉस्पिटल से कातिलों को बाहर जाता हुआ भी न देखे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुलिस के लिए ये एक दिमाग घुमाने वाला केस था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को पुलिस एग्जामिन करना चाहती थी। खराब थे कैमरे। जो कैमरा ठीक था, पुलिस ने बाहर लगे हुए एक आध कैमरे के सीसीटीवी फुटेज जो है वो गैदर किए और पुलिस को इस सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध आदमी नजर आया जिसने कैप पहन रखी थी। और इत्तेफाक से पुलिस ने जब मौका वारदात का मुआयना किया सुरभि राज के कमरे का, तो उनके कमरे से पुलिस को एक कैप मिली थी।
अब पुलिस ये देखने लगी कि जो कैप उन्होंने रिकवर किया है, क्या यही कैप उस आदमी ने भी पहन रखा था जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है। पुलिस ने जब दोनों का मिलान कराया तो ये कैप जो है वो आइडेंटिकल था, यानी बिल्कुल मिलता जुलता था। अब पुलिस कन्विंस्ड हो गई कि ये कैप जो है वो कातिल का ही हो सकता है या उसी आदमी का हो सकता है। बेशक वो कातिल हो ना हो, लेकिन वो सुरभि राज से मिलने के लिए आया था उनके चैम्बर में, और बाहर सीसीटीवी कैमरे में भी उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। प्लस उनके कमरे में एक शराब की बोतल भी मिली। अब ये शराब की बोतल किसकी थी? सुरभि राज ने खुद अपने लिए मंगवाई थी, अपने दोस्तों के लिए मंगवाई थी, कोई वहाँ लेकर आया था, ये नहीं पता, लेकिन शराब की बोतल उनके कमरे में मिली। तो ये सारे एविडेंस पुलिस गैदर कर रही थी, और मैं तो ये कहूँगा कि एविडेंस कम थे, एविडेंस मिटाए जाने के एविडेंस ज़्यादा थे। अब इस मामले में पुलिस उनके पति को ट्रैक करने लगी और पति के बारे में जानकारी जुटाने लगी। तो पति के बारे में जब जानकारी जुटाई तो कुछ और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगे। पुलिस को ये पता चला कि राकेश रोशन नाम का ये जो आदमी है, उसने सुरभि राज से लव मैरिज की थी, और लव मैरिज के बाद उन्हें 2 बच्चे भी हैं। राकेश रोशन अब से कुछ समय पहले तक एक किसी दूसरे हॉस्पिटल में क्लास 4th का एम्प्लॉय था, यानी सफाई कर्मी कह लें या वार्ड बॉय कह लें, इस तरह का वो स्मॉल जॉब, छोटा काम करता था। काम हालांकि कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन मतलब जिसे कहते हैं ना, हाई पेड जॉब नहीं था, मोटी सैलरी वाला जॉब नहीं था। तो क्लास 4th एम्प्लॉय था। लेकिन एक क्लास 4th एम्प्लॉय, उसने पिछले 4-5 सालों में ऐसे चक्कर चलाए कि उसने जमकर पैसे कमाए, और इतना पैसा कमाया, मेडिकल लॉबी में इतनी पहुंच और पकड़ बनाई कि उसने खुद ही एक हॉस्पिटल खोल लिया, एशिया हॉस्पिटल, और खुद उस एशिया हॉस्पिटल का डायरेक्टर बन गया, और अपनी पत्नी सुरभि राज, उसे भी को डायरेक्टर बनाया। तो देखा जाए तो पति पत्नी मिलकर उस हॉस्पिटल को चला रहे थे। राकेश रोशन पर यह इल्ज़ाम अब लोग लगा रहे हैं कि सरकारी मेडिकल स्कीम में उसने कुछ अपने कनेक्शंस और पहुंच पैरवी की बदौलत जो है कोई ऐसा तोड़ निकाल लिया था जिसकी बदौलत वो काफ़ी पैसे कमा रहा था, और इन्हीं कमाए हुए पैसों की वजह से वो एक हॉस्पिटल का मालिक बनने में भी कामयाब हुआ। प्लस वो प्रॉपर्टी वगैरह का भी काम करता है। तो ये राकेश रोशन का प्रोफाइल था। इस बीच छानबीन करते करते, तफ्तीश करते करते पुलिस को कुछ सूत्रों से यह भी पता चला कि शायद उस हॉस्पिटल में किसी एक संदिग्ध महिला का भी बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना था। ये संदिग्ध महिला कौन है? क्या वो सुरभि राज की दोस्त है, जानने वाली है, या राकेश रोशन की करीबी है? पुलिस अभी इन चीज़ों की पड़ताल कर रही थी, लेकिन शक की सुई लगातार इस मामले में राकेश रोशन पर ही घूम रही थी। तो पुलिस ने राकेश रोशन को इंटरसेप्ट करना शुरू किया, क्योंकि वो गायब भी था। और आखिरकार 3 दिनों के बाद, शनिवार की यह घटना थी और आज मंगलवार है, पुलिस ने राकेश रोशन को गिरफ्तार कर लिया अपने पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में। साथ ही राकेश रोशन के पुलिस ने राकेश के भाई को भी गिरफ्तार किया है, और उसी हॉस्पिटल के 3 स्टाफ को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने सबूत मिटाने में राकेश रोशन और उसके भाई की मदद की। इनमें एक सफाई कर्मी भी शामिल है। अब इसका मतलब यह है कि इस कत्ल की पूरी प्लानिंग को सुरभि राज के प्रति राकेश रोशन ने ही रचा था, उसकी साजिश रची थी, तभी वो कत्ल हो गया। उसके बाद उसने पूरे सीन ऑफ क्राइम को क्लीन करवा दिया, अस्पताल में किसी को गोली की आवाज़ सुनाई नहीं दी, सीसीटीवी कैमरे स्विच ऑफ हो गए, और इस तरह की ऐसे बहुत सारे कोइंसिडेंस कह लीजिए, या ये मान लीजिए कि कोइंसिडेंस टाइप का बताने या दिखाने की कोशिश की गई, सबूत मिटाने की कोशिश हुई, और जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश हुई उसी से शक की सुई जो है वो राकेश रोशन यानी हॉस्पिटल के डायरेक्टर की तरफ गई। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि कोई बहुत प्रभावशाली आदमी अगर न हो तो इन चीज़ों को इस तरह से मैनेज नहीं कर सकता जिस तरह से क्राइम सीन को डिस्टॉर्ट किया गया और सारी चीज़ों को कंट्रोल में करने और मैनेज करने की कोशिश की गई। पुलिस को लेट इन्फॉर्म किया गया, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि कोई इनसाइडर है, और पुलिस ने आखिरकार उस इनसाइडर को पकड़ लिया, राकेश रोशन को, उसके भाई को और 3 और स्टाफ को। कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, ऐसा पुलिस के सोर्सेज कह रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर राकेश रोशन ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर दी, और वो भी इस तरह से हॉस्पिटल के चैम्बर के अंदर 6-6 गोलियां मारकर या मरवा कर? ऐसा क्यों? क्या किसी किराए के कातिल से कत्ल करवाया, या खुद राकेश रोशन ने गोली मारी? ये सारे सवाल काफ़ी अहम है। तो मैं आपको बताऊं कि पटना पुलिस ने 3 दिनों के बाद इस मामले को सुलझाया तो है, जिस मामले को पटना पुलिस को बहुत पहले सुलझा लेना चाहिए था, क्योंकि पहले दिन से इस मामले में इशारा राकेश रोशन की तरफ था। अब पुलिस, मैं तो ये कहूँगा, इन्वेस्टिगेशन के मामले में पुलिस जो है बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। 3 दिनों के बाद पुलिस ने इस मामले को सुलझाया है, लेकिन अभी तक पुलिस ऑफिशियली इस मामले का मोटिव नहीं बता पाई है। हैरानी की बात है, वो भी तब जब सिंस वेरी बिगनिंग इस मामले में ये लग रहा था
कि कोई ना कोई इनसाइडर, कोई ना कोई करीबी आदमी इस मामले में हो सकता है। अदरवाइज हॉस्पिटल के अंदर सारी चीज़ों को कोई इस तरह से मैनेज नहीं कर सकता अगर वो कोई बाहर का किलर होता या कॉन्स्पिरेटर होता। तो इस मामले में राकेश रोशन की भूमिका शुरू से शक के दायरे में थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ तो की होगी पुलिस। अगर पुलिस ने पूछताछ की है तो पुलिस को मोटिव भी पता होना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात है कि पटना पुलिस मोटिव भी बता नहीं पा रही है। तो अब पटना पुलिस ने, मैं ये कहूँगा कि हाफ हार्टेडली कह लूँ या कह लूँ कि अधकचरा इन्वेस्टिगेशन किया है, जो भी किया है, लेकिन पुलिस जो है वो खुलकर इस मामले में कुछ बताने की हालत में नहीं है। अलबत्ता पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये ज़रूर बताया है कि उन्होंने केस को सुलझा लिया है, पति को, देवर को और हॉस्पिटल के 3 स्टाफ को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये है पूरी कहानी। इस पूरी कहानी में साजिश की जो वजह या मोटिव ऑफ मर्डर निकलकर सामने आता है, मैं उसके बारे में आप लोगों को अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों को अपडेट करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। बेशक मैं कोई और स्टोरी बता रहा हूं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा अपनी तरफ से। और तब तक शायद क्राइम तक के किसी दूसरे न्यूज़ प्रोग्राम में आप उसको देख भी लें, लेकिन आप देखें ना देखें, मैं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं याद करके आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा जब मोटिव के बारे में पता चल जाएगा। तो आज की कहानी या आज की पेशकश यहीं तक।